मुझे मारो मत। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरे पेट में इंडियन आर्मी का बच्चा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी खौफनाक और काली रात की जब सरहद के कंटीले तारों पर एक निहत्थी और गर्भवती पाकिस्तानी औरत चीख चीख कर भारतीय जवानों से मौत मांग रही हो। आज की कहानी है आयशा की, जो एक जालिम और खूंखार दरिंदे से अपनी जान और अपनी कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए मौत के मुंह में भाग कर आई है। लेकिन जब आयशा के पेट में पल रहे बच्चे का असली सच बीएसएफ के जवानों को पता चलता है तो बॉर्डर पर एक ऐसा तूफान आता है जो 27 साल पुराने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा देता है। क्या वो बच्चा जो 1999 के कारगिल युद्ध के एक लापता हिंदुस्तानी फौजी का खून है, अपनी असली मिट्टी में पहली सांस ले पाएगा, या सरहद की उस काली रात में एक और कहानी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? यह कहानी आपके दिल को बुरी तरह झकझोर देगी और आपको रोने पर मजबूर कर देगी। अगर आप भी भारतीय सेना के जज्बे और एक मां के अमर बलिदान को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मेरा नाम है पीटी साहब और चलिए शुरू करते हैं इंसानियत और जज्बातों का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। रात का अंधेरा थार के रेगिस्तान में किसी काले समंदर जैसा लग रहा था। इस बंजर और खौफनाक इलाके में दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। सिर्फ तेज और सर्द हवाओं के चलने की डरावनी आवाजें आ रही थी। यह हवा रेत के कणों को उड़ाकर किसी तेज धार वाले चाकू की तरह शरीर पर मार रही थी। इसी भयानक और जमा देने वाली ठंड के बीच एक औरत बदहवास होकर रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर दौड़ रही थी। उसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन आज रात उसकी आंखों में जो खौफ और बेबसी थी वो किसी 100 साल के बूढ़े इंसान से भी ज्यादा गहरी थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे। कंटीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों ने उसके नंगे पैरों को बुरी तरह चीर दिया था। हर कदम पर उसके पैरों से टपकता हुआ खून सफेद रेत पर गिरकर काला पड़ रहा था। लेकिन आयशा को उस भयंकर दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसके दोनों हाथ उसके पेट पर मजबूती से टिके हुए थे। वो 8 महीने की गर्भवती थी। उसकी कोख में एक ऐसी जान पल रही थी जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने का फरमान जारी हो चुका था। आयशा की सांसें किसी लुहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसके फटे हुए होठों से खून रिस रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। उसे लग रहा था जैसे मौत साए की तरह उसका पीछा कर रही है। पाकिस्तान के एक बेहद कट्टर और पिछड़े गांव में उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। आयशा की शादी एक ऐसे खूंखार और जालिम आदमी से जबरदस्ती कर दी गई थी जिसका नाम मुराद था। मुराद उस इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार और हथियारों का तस्कर था, जिसके लिए औरतें सिर्फ पैरों की जूती और गुलामी करने वाली मशीन थी। मुराद ने आयशा को कभी एक इंसान नहीं समझा। वो हर रात शराब के नशे में उसे बेरहमी से पीटता था। लेकिन आयशा की जिंदगी में यह दर्द तब एक भयानक तूफान में बदल गया जब मुराद को पता चला कि आयशा गर्भवती है। मुराद के लिए यह कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी मर्दानगी पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। मुराद यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। उसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं थी। फिर आयशा के पेट में पल रहा यह बच्चा किसका था? जब यह सच मुराद के सामने आया तो उसने अपनी दोनाली बंदूक निकाल ली और आयशा को बीच आंगन में घसीटकर उसके पेट पर लात मारने लगा। लेकिन आयशा कोई आम औरत नहीं थी, वो एक मां थी। और जब बात एक मां की कोख पर आती है तो वो मौत की आंखों में भी आंखें डाल लेती है। आयशा को उस घर का एक बहुत ही गहरा और खौफनाक राज पता था। मुराद की हवेली के पीछे बने एक बहुत पुराने और अंधेरे तहखाने में सालों से एक गुलाम कैद था। उस गुलाम का कोई नाम नहीं था। लोग उसे सिर्फ एक पागल और गूंगा नौकर समझते थे जो मुराद के जानवरों की देखभाल करता था। उसके शरीर पर अनगिनत कोड़े के निशान थे। उसकी पीठ बुरी तरह झुलसी हुई थी। उसे जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि 1999 के कारगिल युद्ध का एक लापता भारतीय फौजी था। उसका नाम कैप्टन देव था। युद्ध के दौरान जब वो बुरी तरह घायल हो गया था तो उसे पाकिस्तानी फौजों ने धोखे से बंधक बना लिया था। सालों तक उसे अंधेरी कोठरियों में यातनाएं दी गई। उसके नाखून निकाल लिए गए, उसकी जुबान काट दी गई ताकि वो कभी अपने देश का नाम ना ले सके। और फिर जब वो किसी काम का नहीं रहा तो उसे एक मरे हुए इंसान की तरह मुराद जैसे जालिम जमींदार को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। आयशा रोज उस तहखाने में जानवरों के लिए चारा लेकर जाती थी। उसने उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और दर्द देखा था।
तहखाने की उस सीलन भरी और अंधेरी कोठरी में, जहां सिर्फ खून और लोहे की जंग की बदबू आती थी, वहां आयशा और देव के बीच एक खामोश सा रिश्ता पनपने लगा था। आयशा उसे छुपकर खाना खिलाती थी। देव के हाथों में भारी लोहे की बेड़ियां थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सम्मान और एक ऐसा गुरूर था जो आयशा ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मर्द में नहीं देखा था। देव कभी बोल नहीं पाता था, लेकिन वो अपने हाथों के इशारों से आयशा को अपनी मिट्टी की कहानियां सुनाता था। वो कोयले से दीवार पर तिरंगा बनाता था। आयशा उस अजनबी हिंदुस्तानी की बेबसी और उसकी बहादुरी से जुड़ती चली गई। दो टूटे हुए और बेसहारा लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे दुनिया की कोई सरहद समझ नहीं सकती थी। आयशा को देव से प्यार हो गया था। वो प्यार जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहानी था। एक ऐसा रिश्ता जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता था। और उसी सच्चे प्यार की निशानी आज आयशा के पेट में पल रही थी। एक हिंदुस्तानी फौजी का खून जो पाकिस्तान की जमीन पर अपनी मां की कोख में सांस ले रहा था। जब मुराद ने आयशा को मारने के लिए बंदूक उठाई तो हवा में मौत की एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मुराद की बंदूक का घोड़ा चढ़ने की वो खौफनाक आवाज पूरे आंगन में गूंजी। लेकिन तभी तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा एक भयंकर धमाके के साथ टूटकर गिर पड़ा। देव ने अपनी सालों पुरानी लोहे की बेड़ियां किसी घायल शेर की तरह एक ही झटके में तोड़ दी थी। वो तहखाने से निकलकर सीधा मुराद के सामने आ गया। एक ऐसा आदमी जो सालों से सिर्फ मार खा रहा था, जिसके शरीर में खून से ज्यादा जख्मों के निशान थे, आज अपनी औलाद को बचाने के लिए साक्षात काल बन गया था। देव ने मुराद और उसके आदमियों को कुछ देर के लिए अपनी नंगी हथेलियों से उलझा लिया। गोलियां चली, चीखें गूंजी, लेकिन देव एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा रहा। उसने लहूलुहान हालत में आयशा की तरफ देखकर सिर्फ एक इशारा किया, भाग जाओ। अपने पेट की तरफ इशारा करके उसने आयशा को कसम दी कि इस बच्चे को किसी भी कीमत पर उस पार अपनी मिट्टी तक पहुंचा देना। आयशा रोते हुए वहां से भाग निकली। पीछे से गोलियों की लगातार आवाजें आ रही थी। आयशा जानती थी कि देव अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपना बलिदान दे दिया था। अब आयशा का सिर्फ एक ही मकसद था, इस बच्चे को देव की मिट्टी पर जन्म देना, उसे हिंदुस्तान पहुंचाना। यही वजह थी कि आयशा आज इस खौफनाक रेगिस्तान में पागलों की तरह भाग रही थी। वो दिशा भूल चुकी थी, लेकिन उसका दिल उसे उस तरफ ले जा रहा था जहां से सूरज निकलता है, जहां उसका महबूब अपना घर बताता था। भागते भागते अचानक उसे बहुत दूर आसमान में एक तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इधर उधर घूम रही थी। आयशा को समझते देर नहीं लगी कि वो भारत और पाकिस्तान की सरहद पर लगी सर्च लाइट है। वो मौत की लकीर आ गई थी। आयशा की सांसें अटक गई। उसने बचपन से सुना था कि इस लकीर के पास जो भी जाता है उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वहां खड़े हिंदुस्तानी फौजी किसी पर रहम नहीं करते, लेकिन आयशा के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे उसके शौहर के खूंखार कुत्ते और सिपाही उसे ढूंढ रहे थे। आयशा ने अपने पेट पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो सरहद के बिल्कुल करीब पहुंची, उसके सामने कंटीले तारों की एक बहुत ऊंची और भयंकर बाड़ आ गई। तारों के बीच में नुकीले लोहे के कांटे लगे हुए थे, जो किसी भी इंसान का मांस नोच लेने के लिए काफी थे। आयशा बाड़ के पास आकर गिर पड़ी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पेट में एक बहुत तेज और भयानक दर्द उठा, वो दर्द जो एक औरत को बच्चा पैदा होने से ठीक पहले होता है। आयशा समझ गई कि उसका वक्त करीब आ गया है, लेकिन वो यहां इस पार इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। उसने अपने दांत कसकर भींचे, उसने जमीन पर रेंगना शुरू किया। तारों के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां से शायद कोई जानवर निकला होगा। आयशा ने अपना भारी शरीर उस संकरे रास्ते में डाल दिया। कंटीले तारों ने उसकी पीठ को बुरी तरह चीर दिया। उसके कपड़े फट गए, उसकी पीठ से खून की गर्म धार बहने लगी, लेकिन आयशा ने दर्द के मारे अपनी आवाज बाहर नहीं निकलने दी। वो मिट्टी में घिसटती हुई अपने पेट को बचाते हुए किसी तरह उस बाढ़ के दूसरी तरफ निकल आई। वो अब भारत की जमीन पर थी, लेकिन उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो वहीं रेत पर औंधे मुंह गिर पड़ी। तभी अचानक एक खौफनाक आवाज से पूरा रेगिस्तान दहल उठा। खट, एक जोरदार आवाज हुई और दिन जैसी तेज सफेद रोशनी सीधे आयशा के चेहरे पर आ गिरी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आयशा की आंखें पूरी तरह चौंधियां गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में गूंजती हुई भारी बूटों की आवाजें उसके करीब आ रही थी। राइफल लोड होने की खौफनाक आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वहीं रुक जाओ, हिलना मत, वरना सिर में गोली मार दूंगा। हाथ हवा में उठा लो। यह आवाज भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सूबेदार विक्रम की थी।
विक्रम एक बहुत ही सख्त और कड़क अफसर था। सरहद पर घुसपैठियों को वो यमराज की तरह लगता था। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है, उसका सफर यहीं खत्म हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपने पेट को जोर से दबाया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। वो रेत पर घुटने के बल बैठ गई और उसने पूरी ताकत से रोते हुए चीख कर कहा, मुझे गोली मार दो साहब, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। वो तुम्हारी मिट्टी का है, उसे मत मारना। आयशा की यह दिल चीर देने वाली चीख सुनकर विक्रम और उसके साथ खड़े सिपाही राहुल के हाथ ठिठक गए। उनकी बंदूकें जो सीधे आयशा के सिर पर तनी हुई थी, वो थोड़ी सी नीचे हो गई। विक्रम ने सर्च लाइट की रोशनी में देखा कि सामने कोई खूंखार आतंकवादी या कोई जासूस नहीं है। सामने एक अकेली घायल और खून से लथपथ औरत बैठी है, जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। वो बहुत बुरे हाल में थी। दर्द के मारे उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ रहा था। विक्रम का फौजी दिमाग और एक इंसान का दिल आपस में टकराने लगे। नियम कहते थे कि घुसपैठिए को तुरंत गिरफ्तार करो या गोली मार दो, लेकिन सामने एक औरत मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। विक्रम ने अपनी राइफल नीचे की। वो धीरे धीरे चलते हुए आयशा के करीब गया। उसने अपनी भारी आवाज को थोड़ा नरम किया और पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में इतनी रात को जीरो लाइन पार करके यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है कि यह कितनी खतरनाक जगह है? आयशा की सांसें उखड़ रही थी। उसने विक्रम की वर्दी को देखा। वही रंग, वही बैज जो देव मिट्टी पर बनाता था। आयशा को लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। वो विक्रम के बूटों के पास गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मैं उस पार से आई हूं साहब, मेरा नाम आयशा है। मेरे शौहर ने मुझे और इस बच्चे को मारने की कसम खाई है। अगर मैं वहां रहती तो वो हमें कुत्तों के आगे डाल देता। साहब, यह बच्चा किसी पाकिस्तानी का नहीं है, यह आपकी जमीन का है, यह आपके एक फौजी भाई का खून है। दिस इज द विक्रम और राहुल दोनों एकदम सन्न रह गए। विक्रम ने चौंक कर पूछा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी कोख में एक हिंदुस्तानी फौजी का बच्चा कैसे हो सकता है? सच सच बता, यह कोई चाल है तुम्हारी फौजों की? आयशा ने तड़पते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, मेरा देव वो 1999 की कारगिल जंग का फौजी था। उसे सालों से हमारे गांव में एक जानवर की तरह गुलाम बनाकर रखा गया था। उन्होंने उसकी जुबान काट दी थी साहब, लेकिन वो हमेशा अपने देश के लिए रोता था। उसने मेरी जान बचाने के लिए आज अपनी जान दे दी। साहब, यह बच्चा उसी शहीद देव की आखिरी निशानी है। मुझे मार दो, लेकिन इस अमानत को अपने देश में ले जाओ। यह सुनकर विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 1999 का कारगिल युद्ध। विक्रम खुद उस जंग का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उसने उन वीरों की कहानियां सुनकर ही वर्दी पहनी थी। कई सैनिक ऐसे थे जिनकी लाशें कभी वापस नहीं आई, जिन्हें मिसिंग इन एक्शन मान लिया गया था। और आज 27 साल बाद सरहद के उस पार से एक औरत उस जंग के एक लापता हीरो का नाम ले रही थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। वो फौजी जो कुछ देर पहले एक पत्थर जैसा लग रहा था, आज अंदर से पूरी तरह पिघल चुका था। आयशा ने कांपते हाथों से अपने गले में पड़ा एक पुराना काला धागा खींचा। उस धागे में एक लोहे का टैग बंधा हुआ था। वो फौजी डॉग टैग था जो हर सैनिक पहनता है। उसने वो टैग निकालकर विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। विक्रम ने उसे हाथ में लिया। उस पर जंग लगी हुई थी, लेकिन रोशनी में नाम बिल्कुल साफ पढ़ा जा सकता था, कैप्टन देव प्रताप सिंह, राजपूताना राइफल्स। विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक हिंदुस्तानी शेर 27 साल तक दुश्मन की मान में कैद था और उसने हार नहीं मानी थी। विक्रम तुरंत अपने घुटनों के बल नीचे बैठा। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और आयशा के सूखे होठों से लगा दी। लो पानी पियो बहन, घबराओ मत। अब तुम हिंदुस्तान में हो। यहां औरतों की इज्जत को हाथ लगाना तो दूर कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राहुल, तुरंत जीप चालू करो, इसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमें इसे तुरंत बेस अस्पताल ले जाना होगा। राहुल ने बिना एक पल की देरी किए वायरलेस पर हेडक्वार्टर को सूचना दी और जीप स्टार्ट की। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ आयशा को सहारा देकर उठाया। आयशा के पैर अब उसका वजन नहीं सह पा रहे थे। वो लगभग बेहोश हो रही थी। विक्रम ने उसे जीप की पिछली सीट पर लिटाया। विक्रम खुद उसके पास बैठ गया ताकि झटकों से उसे चोट ना लगे। जीप रेगिस्तान के ऊंचे नीचे और खतरनाक रास्तों पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। रास्ते भर आयशा दर्द से बुरी तरह चीख रही थी। उसका खून जीप की सीट को लाल कर रहा था। विक्रम उसका हाथ पकड़े हुए था। वो उसे लगातार ढाढ़स बंधा रहा था। हिम्मत रखो आयशा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित पैदा होगा। देव सर की निशानी को हम कुछ नहीं होने देंगे।
यह हमारी सेना का तुमसे वादा है। आयशा की आंखें आधी बंद थी। उसे देव का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो देव जो कभी बोल नहीं पाया, लेकिन जिसकी खामोशी ने आयशा को जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया था। जीप लगभग उड़ती हुई बीएसएफ के कैंप और वहां से सीधे फौजी अस्पताल के गेट पर जाकर रुकी। अस्पताल में पहले से ही मेडिकल टीम अलर्ट पर थी। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टरों की पूरी टीम बाहर खड़ी थी। आयशा को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। विक्रम और राहुल ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसी खून से सनी वर्दी में चुपचाप खड़े रहे। वहां का सन्नाटा बहुत भारी था। विक्रम के दिमाग में आयशा की बातें किसी तूफान की तरह घूम रही थी। एक भारतीय फौजी सालों से दुश्मन की कैद में, बिना जुबान के, बिना पहचान के, और आज उसकी औलाद एक पाकिस्तानी मां के पेट से जन्म लेने वाली है। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह इंसानियत और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल थी जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकती थी। विक्रम ने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को पूरी घटना की रिपोर्ट भेजी। सेना के बड़े बड़े जनरल भी इस खबर को सुनकर सन्न रह गए। यह सिर्फ एक औरत के बॉर्डर पार करने का मामला नहीं था। यह भारत के एक लापता बेटे की पहचान का मामला था। दिल्ली तक इस बात की गूंज पहुंच गई। ऊपर से आदेश आ गया कि आयशा और उस बच्चे की जान किसी भी कीमत पर बचाई जाए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आयशा मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। आयशा का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में जा रही है, लेकिन उसके कानों में देव की वो खामोश आवाज गूंज रही थी, वो आवाज जो उसे हिम्मत दे रही थी। डॉक्टर ने आयशा से कहा, तुम्हें जोर लगाना होगा आयशा, वरना हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आयशा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी पूरी जिंदगी की बची खुची आखिरी ताकत इकट्ठी की। उसने सोच लिया था कि वो इस बच्चे को हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस लेने का मौका जरूर देगी। उसने एक बहुत लंबी और दर्दनाक चीख मारी, और उसी चीख के साथ ऑपरेशन थिएटर में एक नई और मासूम आवाज गूंज उठी। एक बच्चे के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी तेज और साफ थी कि बाहर खड़े विक्रम और राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों जवानों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। डॉक्टर ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, बधाई हो सूबेदार साहब, एक बहुत ही स्वस्थ लड़के ने जन्म लिया है और आयशा भी खतरे से बाहर है। हालांकि वो बहुत कमजोर है, लेकिन वो बच जाएगी। विक्रम ने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने अपने मन में कैप्टन देव को सलाम किया। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण भारत की जमीन पर पड़ी, तो वो आयशा के अस्पताल के कमरे की खिड़की से अंदर आई। आयशा बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसके सीने से लगा हुआ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। वो बिल्कुल देव की तरह दिख रहा था। विक्रम और सेना के कई बड़े अफसर उस कमरे में आए। विक्रम ने बहुत ही प्यार से आयशा के पास आकर पूछा, आयशा बहन, इस बच्चे का क्या नाम रखोगी? आयशा ने अपनी कमजोर आंखों से विक्रम को देखा। उसने बच्चे के माथे को चूमा और कहा, इसका नाम शौर्य होगा साहब, क्योंकि यह एक बहुत ही शूरवीर और बहादुर फौजी का बेटा है। यह बच्चा सरहद पार की उस नफरत को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। विक्रम ने आयशा को सैल्यूट किया। उसने कहा, यह शौर्य आज से भारत का बेटा है आयशा। यह एक शहीद का खून है। भारत सरकार तुम्हें यहां पूरी इज्जत के साथ रहने की नागरिकता देगी, और तुम्हारा यह भाई तुमसे वादा करता है कि हम देव सर को ढूंढने के लिए पाताल तक जाएंगे। हम उन्हें उस नर्क से जरूर बाहर निकालेंगे। यह एक हिंदुस्तानी फौजी का वादा है। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अपने के बीच महफूज है। उस रात बॉर्डर पर आयशा ने चीखकर अपनी मौत मांगी थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे वो जिंदगी दी जो उसे अपनी पूरी उम्र पाकिस्तान में कभी नहीं मिल सकती थी। सरहदें सिर्फ जमीनों को बांट सकती हैं, लेकिन जब बात खून और प्यार की आती है तो इंसानियत का कोई धर्म या देश नहीं होता। आयशा की इस बहादुरी और बीएसएफ जवानों के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि वर्दी के पीछे एक धड़कता हुआ दिल होता है। वो दिल जो दुश्मनी के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जला सकता है। आज भी शौर्य जब अपनी मां के साथ हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस लेता है, तो उसकी हंसी में देव का वो बलिदान नजर आता है जिसने एक नई कहानी को जन्म दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सरहद पार करने की दास्तान नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो एक औरत ने एक दुश्मन देश की वर्दी पर किया। ये उस जज्बे की कहानी है जो हमारे फौजी भाई
रात दिन सरहद पर दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि विक्रम ने आयशा को बचाकर सही किया तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे अपने हर दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे हिंदुस्तान का दिल कितना बड़ा है। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले और जज्बाती किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगा एक ऐसी कहानी लेकर जो आपकी रूह को झकझोर देगी। तब तक अपना ख्याल रखें, देश से प्यार करें और अपनों का साथ निभाएं। और बाहर निकला। उसके पीछे पीछे उसके तीनों सिपाही भी अपने डंडे और राइफलें निकालते तेज थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरोगा अपनी तोंद हिलाते हुए गालियां बक खामोश तूफान पल रहा था। पक्की सधक, दोनों ओर खेतों में खड्डी फसलें। दोपहर का सूरज अब और भी तेज चमक रहा था। पक्की सड़क पर उठी हुई धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। गेहूं और सरसों के खेत इस खामोश टकराव के मूक गवाह बन रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव, चुनौती का गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके पीछे उसके 3 सिपाही भी थे जिनके हाथों में पुलिस के डंडे थे। दरोगा शांत खदेड़ा था। एक फौजी की सबसे बड़ी ताकत उसका शारीरिक बल नहीं बल्कि उसका मानसिक संतुलन। AK-47 सूरज की रोशनी में एक अलग ही खौफ पैदा कर रही थी, लेकिन दरोगा अपने अहंकार में वह शीशे से इस खौफनाक नजारे को देख रही थी। एक तरफ 4 वर्दी वाले गुंडे थे और दूसरी तरफ उसे बचाने आया। उसने अपनी बेल्ट पर हाथ रखा और बेहद घटिया लहजे में विक्रम को घूरते हुए बोला, क्यों बे फौजी, बहुत गर्मी है तेरे खून में? एकदम सीधे खड़े होकर दरोगा की आंखों में आंखें डालकर बोला, साहब, कानून की वर्दी आपने भी पहनी है और मैंने। जिस महिला की आपको रक्षा करनी चाहिए थी, आप उसी की इज्जत लूटने पर उतारू हैं? दरोगा हंसा। 2 कौड़ी के सिपाही, अभी तेरे हाथ पैर तो दबाकर इसी गाड़ी के पीछे बांधकर इसके पैर और छीन लो इसकी बंदूक। आज इसे बताता हूं कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सिपाहियों ने जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए तो एक सैनिक को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है। जैसे ही दरोगा ने आगे बढ़कर